हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोग का स्वागत है। हम लोगों ने यूनिट 1 आपका कंप्लीट कर चुके हैं प्रैक्टिकल पोर्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 का आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। आपके यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे एंड दैट इज योर कैपिटल बजटिंग। चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग हम लोग देखने वाले हैं। क्या होता है कैपिटल बजटिंग? देखिए, बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं और बहुत सारे खर्चों में से एक बहुत बड़ा खर्चा होता है और वो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग खर्च करते हैं, ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि एक तरह से लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस। अभी भी आपको समझ में नहीं आया? अरे भाई, जो आप अपने बिजनेस के लिए जितने फिक्स्ड एसेट परचेस करते हो ना, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करते हो, प्लांट एंड मशीनरी परचेस करते हो, ओके, और भी फर्नीचर्स वगैरह परचेस करते हो, कुछ बड़े प्रोजेक्ट में, बिग प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हो, फैक्ट्रीज वगैरह ओपन, प्लांट में तो फैक्ट्री आ ही जाता है, कोई बिग प्रोजेक्ट आप क्या करते हो, स्टार्ट करते हो। तो ये ऐसे फिक्स्ड एसेट, मतलब आप अपने फिक्स्ड एसेट्स पे, अपने बिजनेस के फिक्स्ड एसेट पे कुछ खर्च करते हो, कुछ बहुत सारे क्या करते हो, खर्च करते हो। तो ये खर्च जो करते हो उसी के लिए आज हम पढ़ने वाले ये खर्चे होते हैं, इसी को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो यार, आप जो खर्च कर रहे हो ये बहुत बड़ा खर्च होता है। एक चीज तो है, देखो, ये खर्च करने से आपका एक छोटे छोटे खर्च बच जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करते हैं, तो आप लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करोगे तो आप अब लैंड एंड बिल्डिंग के मालिक बन जाओगे, ठीक है। तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख रुपए का आ रहा है तो भाई ठीक है, आपका 50 लाख रुपए गया, लेकिन कुछ बचा। क्या बचा? जो आप अभी तक रेंट दे रहे थे, अब भाई बिल्डिंग नहीं रहता अभी आपके पास, तो आप क्या दे रहे होंगे? रेंट दे रहे होंगे। हो सकता है आप इसके पीछे कुछ अपने बिल्डिंग का या अपने लैंड बिल्डिंग का कुछ रेंट दे रहे थे, मान लो 10,000 रुपये पर मंथ क्या कर रहे थे, रेंट दे रहे थे। अब वो रेंट देने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। सही बात है, वो रेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बड़ा खर्चा करने से एक छोटा खर्चा बचता है और कुछ पैसे भी क्या होते, जनरेट होते हैं। वैसे अगर प्लांट या मशीनरी अपन क्या करते हैं, अगर लगाते तो बड़ा खर्चा होता है, तो बहुत सारे हमारे कुछ खर्चे भी क्या होते, बचते हैं। और उस मशीन लगाने से या प्लांट लगाने से बहुत सारी हमको अर्निंग होती, फायदे होते, पैसे हमको क्या होते, वसूल होते, पैसे हमारे पास आने लगते। कुछ पैसा लगाओगे, कहते हैं ना, कुछ खोना पड़ेगा तो कुछ पाओगे, कुछ खोगे तो कुछ पाओगे। वैसे और भी एसेट्स होते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह पैसा लगाते हैं। यानी कि किसी भी चीजों में अगर हम किसी भी मशीन पे, मान लीजिए मैं एक मशीन का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। अगर मान लीजिए हम एक मशीन पे पैसा लगाए, मान लो इस मशीन पे पैसा लगाए, 1 लाख रुपए हमने उस मशीन पे पैसा लगा दिया, हमने उस मशीन को खरीद लिया, 1 लाख रुपए में खरीद लिया, ठीक। और इस मशीन का लाइफ 5 साल है। इस मशीन का लाइफ कितना साल है? 5 साल है। 5 साल के बाद एक कबाड़ हो जाएगा, इससे 1 रुपए का इनकम नहीं है, ठीक है। तो भाई ठीक है, 1 लाख हमने लगा दिया, तो पहला हमारा फोकस होगा तो इस 1 लाख लगाने से हमारा फायदा हुआ कि नहीं हुआ? क्या फायदा होता है हम लोगों को? तो अलग अलग रूप है फायदे देखने के। तो देखो, आप अलग अलग तरीके से फायदा देख सकते हो। आप सोचोगे यार मैं 1 लाख का मशीन लगाया हूँ, साल का मुझे इनकम कितना हो रहा है? मान लो आपको साल भर का इनकम जो हो रहा है वो 25,000 हो रहा है। इससे साल भर का आपका पैसे का जो बचत होगा, एनुअल सेविंग्स होगी, जो साल भर की एनुअल सेविंग्स होगी, जो पैसा आएगा आपके पास, जो पैसे का बचत होगा, मान लो 25,000 होगा। तो भाई कितना पैसा बची? तो यानी 5 साल में आपने कितना कमा लिया? हर साल 25,000 आपको फायदा हो रहा है, बचत हो रहा है। तो 5 साल में कितना बचा लिया आपने? 1,25,000 बचा लिया। इतना आपने क्या कर लिया? सेव कर लिया। मतलब आपने 1 लाख लगाकर 1,25,000 बचाया, तो यानी कुल मिला के आपका कितना बचा? 25,000 बचा। यानी देखा जाए तो आपको 25,000 का इस मशीन से क्या हुआ? फायदा हुआ। अब वो आपका मैटर है कि वो फायदा बड़ा फायदा हुआ कि छोटा फायदा हुआ है, ठीक है। आप बोलोगे सर फायदा तो हुआ है, लेकिन सर 25,000 कमाए, कुछ खास मजा नहीं आया, ठीक है भाई। मान लो ऐसा होता कि इससे अपन को 25,000 की जगह साल भर का इस मशीन को लगाने से, मान लो ये मशीन को हम लोग परचेस करते लगाने से, साल का हम लोग मान लीजिए 50,000 कमाते। कितना कमा लेते? 50,000। तो 5 साल में हम कितना कमा लेते? 2.5 लाख रुपए तक क्या कर लेते? कमा लेते। कुल मिला कितना कमा लेते? 2.5 लाख रुपए क्या कर लेते? कमा लेते। तो 2.5 लाख में से 1 लाख, 2.5 लाख हमने कमाया, 1 लाख हमने क्या किया? लगाया। तो 2.5 लाख कमाया ने 1.5 लाख रुपए हमने क्या किया? बचत किया। हाँ सर, अब मजा आ रहा है, अब लग रहा है सर कुछ बचत हुआ। यानी कि यार देखो, हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और फाइनेंस में हमको हर पैसा बचा बचा के चलना पड़ता है। तो फाइनेंसिंग में एक डिसीजन मैंने पढ़ाया था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कि भाई अगर आप कोई पैसा लगा रहे हो तो सोच समझ के लगाओ कि वो पैसा आपको कितने जल्दी रिकवर हो जाना चाहिए। यार पैसा आपने लगाया और रिकवर ही नहीं हो पा रहा है तो क्या मतलब ऐसा ही पैसा लगा के? या मान लो कई बार क्या होता है, हम कुछ मशीन खरीद लेते, 1 लाख की मशीन खरीदे और उसमें साल का खाली हम उसमें पैसे बचा पा रहे हैं, मान लो 10,000 बचा पा रहे हैं, तो 5 साल में कितना बचा पाए? 50,000 ही बचा पाए। 50,000 बचाए तो यार 1 लाख तो लग चुका था ना, उल्टा तो घाटा हो गया हम लोगों को और पता भी नहीं चला हम लोग को घाटा हो गया। तो ये सब चीजों को सोच समझ के हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं।
अपने को डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सारी बातों को देखते हैं। तो इसी को अपन कहते हैं कैपिटल बजटिंग। क्या निकालना सीखते हैं अपन लोग? कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग में किसी भी एसेट्स में पैसा लगाने से वो पैसा हमको क्या देखना, हमारा मेन इंटेंस क्या देखना उस पे कि भाई कोई भी मशीन पे या प्लांट पे हमने पैसा लगाया, कोई प्रोजेक्ट पे हमने पैसा लगाया है, तो पहली बात तो कितने जल्द से जल्द वसूल हो जा रहा है और कितना ज्यादा हमको रिटर्न दे रहा है, कितना ज्यादा परसेंटेज रिटर्न हो रहा है। उसका और एक व्यू होता है कि भाई जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है और मान लो मैं साल का, मान लीजिए इस 1 लाख रुपए लगा के मैं साल का 15,000 कमा ले रहा हूँ। साल भर में कितना कमा ले रहा हूँ? 15,000 इस मशीन को लगाने से कमा ले रहा हूँ। उसी जगह अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक मुझे साल भर का इंटरेस्ट दे रहा है। मान लो बैंक मुझे साल भर का, मैं 15,000 यानी 15% कमा रहा हूं इसमें से, सही बात है, मैं कितना कमा रहा हूं? 15,000, लेकिन उसी जगह बैंक मुझे 16% इंटरेस्ट दे रहा है। तो ज्यादा फायदा किसमें है? बैंक में पैसा जमा करने में, मशीन में लगाने में? सीधी सी बात है, बैंक में पैसा जमा करने में ज्यादा फायदा भैया। कि बैंक हमको 16% दे रहा है यार, बैठे बिठाए कुछ करने की जरूरत नहीं है, 16% अपन को मिल जा रहा है। मशीन लगाने से 15% मेहनत कर रहे हैं, 15% ही मिल रहा है। तो ये चीजें होती है जो कंपैरिजन अपन लोग करते हैं। अलग अलग तरीका हो सकता है। कई लोग कंपैरिजन जल्दी जल्दी पैसा मिल जाए उस बात पे कंपैरिजन करते हैं। कुछ लोग जो कंपैरिजन करते हैं वो कितना ज्यादा हमको परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है, मार्केट में पैसा लगाएंगे तो कितना रिटर्न मिलेगा, मशीन में पैसा लगाएंगे तो कितना अपन को रिटर्न मिलेगा, उस पर फोकस करते हैं। वो अलग अलग सिस्टम है। तो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है। सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी हमने मशीन या एसेट्स में पैसा लगाया है वो जल्द से जल्द वसूल हो रहा है या नहीं, उससे हमको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, कितना हमारा सेविंग्स हो रहा है, एनुअल सेविंग्स क्या है हमारा, उसको देखना ही हमारा क्या होता है, मेन इंटेंस होता है कैपिटल बजटिंग में। ठीक, ओके, ताकि हम इतने बड़े बड़े खर्चे किए कहीं वेस्ट ना हो, उल्टा हमारा लॉस ना हो जाए। ठीक है, तो ये इंटेंस होता है कैपिटल बजटिंग में। चलिए हम आपको कैपिटल बजटिंग के बारे में और थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं, कुछ चीजें सिखाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं इसमें। तो प्रैक्टिकल बातें क्या क्या हैं, चलिए देखें हम लोग। सो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ प्रैक्टिकल बातें जो है वो देखने वाली है। क्या होता है प्रैक्टिकल बातें? देखिए, हम इसमें दो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो, पैसा, कैश आउटफ्लो मतलब कैश जो है हमारे पास से क्या हो रहा है? जा रहा है। पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो बोलते हैं। कैश इनफ्लो मतलब पैसा क्या होना? आना। या कैश इनफ्लो का आप कुछ और नाम बोल सकते हो, कि इंपॉर्टेंट नाम है इसके। कैश इनफ्लो बोलो, या फिर इसको आप बोल सकते हैं एनुअल सेविंग्स। इसको आप कह सकते हैं एनुअल सेविंग्स, या फिर इसका और एक नाम है ऑपरेटिंग सेविंग्स। ऑपरेटिंग सेविंग्स, एनुअल सेविंग्स, या फिर क्या बोल सकते हैं? ऑपरेटिंग सेविंग्स। तो ये कुछ इसके नाम है। ठीक है, ये कुछ नाम है। कैश आउटफ्लो कैसे निकालोगे? कैश आउटफ्लो निकालना है तो कैसे निकालोगे? कैश आउटफ्लो मतलब जो प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हो, जो मशीन में पैसा लगा रहे हो, उसको निकालना, कितना पैसा जा रहा है। तो सबसे पहला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स। जो भी मशीन खरीद रहे हो उसका कॉस्ट वो आपको पड़ेगा, प्लस उसको अगर इंस्टॉल करा रहे हो तो इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस वो भी खर्चा है आप लोगों का, उसको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। वो आपका जिंदगी भर का जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस होगा उसको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। और भाई उस मशीन को चलाने के लिए या उस एसेट्स को ऑपरेट करने के कुछ वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी ना, तो अपन क्या कर देंगे? वर्किंग कैपिटल। टोटल जो आपका वर्किंग कैपिटल लगेगा उसको भी क्या कर दो? ऐड कर दो। भाई उसको चलाने के लिए आपको कुछ ऑयल लगेगा, उस पर कुछ लेबर्स वगैरह लगेंगे, उसको काम करने के लिए लेबर वगैरह लगेंगे उस मशीन पे, या सुपरवाइजर लगेगा, या कोई टेक्निकल बंदा लगेगा। तो उसके भी खर्चे जो होंगे पूरे लाइफ टाइम के अपन क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। लाइफ टाइम इतना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और अगर है तो एक चीज को लेस कर देते हैं, सेल्स ऑफ ओल्ड मशीन। सेल्स ऑफ ओल्ड मशीन, मान लो कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ पुरानी मशीन को बेचकर उसको रिप्लेस करके यार नया मशीन खरीद रहे होते हैं। बहुत रेयर है, नहीं आएगा, बट आएगा तो देख लेना। उसको अपन क्या कर देते हैं? इसमें घटा देते हैं। तो ये तुम्हारा आ जाता है क्या मालूम? नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट निकल आता है कि आपने कितना, इसको नेट इन्वेस्टमेंट बोलो या फिर क्या बोल लो, कैश आउटफ्लो, कितना आपने पैसा क्या किया है उस प्रोजेक्ट पे लगाया है, ये निकल आता है। ठीक, ओके सर। अब जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका एनुअल सेविंग्स या फिर ऑपरेटिंग सेविंग्स। देखिए हम एक चीज को लेकर चलते हैं, एनुअल सेविंग्स। इस एनुअल सेविंग्स का मतलब मालूम क्या होता है? इसका मतलब होता है बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स।
यहाँ लिखते हैं हम इसको, यहाँ नीचे लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बिफोर डेप्रिशिएशन बट आफ्टर टैक्स, बट आफ्टर टैक्स मतलब ऐसा सेविंग्स, ऐसा पैसा का इनफ्लो, ऐसा पैसे का इनफ्लो, ऐसा कैश का इनफ्लो जिसमें से डेप्रिशिएशन तो नहीं घटा है बट टैक्स घट गया है। क्या है सर इसका मतलब, देखिए कैसे निकालते हैं। देखो आपके बिजनेस को होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट हुआ। अब आपका काम क्या होता है, इस नेट प्रॉफिट में सबसे पहले क्या घटाया जाता है, डेप्रिशिएशन, क्योंकि भाई डेप्रिशिएशन एक तरह का खर्च होता है ना, तो डेप्रिशिएशन को क्या कर लो, घटा लो, डेप्रिशिएशन को क्या कर लो, घटा लो, तब आपका क्या आ जाएगा, रियल में नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब जो रियल नेट प्रॉफिट आया उसमें से गवर्नमेंट को क्या कर दो, टैक्स दे दो, क्योंकि भाई गवर्नमेंट छूट देता है ना, मैं अपने को डेप्रिशिएशन घटाने का छूट देता है ना गवर्नमेंट, तो डेप्रिशिएशन खर्च है तो खर्च को घटा लो उसकी, भाई खर्च को घटाने के बाद ही टैक्स दोगे। तो जो भी नेट प्रॉफिट आया है और उसमें अगर डेप्रिशिएशन नहीं घटा है तो उस प्रॉफिट में से आप डेप्रिशिएशन पहले क्या कर लो, माइनस कर लो, प्रॉफिट बोलो या फिर कोई भी इनफ्लो बोलो, उसमें माइनस कर लो, टैक्स को क्या कर लो, माइनस कर लो, इनकम टैक्स को। उसके बाद जो आएगा तो ये क्या कहलाएगा, जो प्रॉफिट आएगा या जो सेविंग्स आएगा, एनुअल सेविंग्स बोल सकते हैं, एनुअल सेविंग्स, एनुअल सेविंग्स मीन्स प्रॉफिट ही बोल लो, एनुअल सेविंग्स आफ्टर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स, ADT, आफ्टर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स, ये होता है। ये जो आया आपका आफ्टर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स, मतलब इस एनुअल सेविंग्स में डेप्रिशिएशन भी घट गया और टैक्स भी घट चुका है, ठीक है। अब फिर आप क्या कर देना, ऐड कर देना, इसमें डेप्रिशिएशन ऐड कर दिया जाता है, फिर से डेप्रिशिएशन जो घटाया था उसको फिर से जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप जोड़ते हैं तो अब जो आपका एनुअल सेविंग्स आता है, जो आपका एनुअल सेविंग्स आता है वो कहलाता है आप लोगों का बिफोर डेप्रिशिएशन बट आफ्टर टैक्स। ये आ गया। बोलोगे सर आप इतना पंचायत क्यों कर रहे हो, पहले डेप्रिशिएशन घटा रहे हो फिर जोड़ रहे हो, क्या कारण है इसका। यार देखो डेप्रिशिएशन जो होता है एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। कैसा एक्सपेंसेस होता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस, यानी ये ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो सचमुच हमारे हाथ से नहीं जाता। देखो हम लोग सैलरी देते हैं, हम लोग वेजेस देते हैं, हम लोग कुछ खर्चा करते हैं, रिपेयर वगैरह देते हैं, सब कैश के रूप में जाता है, सही बात है। लेकिन डेप्रिशिएशन ही एक ऐसा खर्चा है जो कैश के रूप में नहीं जाता। डेप्रिशिएशन हम लोग खर्चे के रूप में घटाते जरूर है, बट वो पैसा क्या हम किसी को देते हैं क्या, क्या कैश के रूप में जाता है क्या। अगर आपके घर में कोई फर्नीचर पड़ा है और उसमें मैं बोलता हूँ हर साल 5,000 रुपये डेप्रिशिएशन लगता है, तो 5,000 आपके घर से जाता है क्या, कहाँ जाता है, 5,000 कहीं नहीं जाता है ना, वो पैसा तो आपके पास ही पड़ा हुआ है। तो वही डेप्रिशिएशन क्या आपने को निकालना है कि हमारे बिजनेस में कैश कितना आया, हमारे बिजनेस में कैश कितना आया, इनफ्लो कितना हुआ। तो कैसे निकालोगे, जितना प्रॉफिट हुआ है या जो भी एनुअल सेविंग्स है उसको ले लो, पहले उसमें डेप्रिशिएशन आप घटाइए क्योंकि आपको टैक्स निकालना है। तो आप पहले क्या कर दो, डेप्रिशिएशन घटा दो, घटा दिया, नेट प्रॉफिट आ गया आफ्टर डेप्रिशिएशन, ये कहलाएगा एनुअल सेविंग्स आफ्टर डेप्रिशिएशन। क्या आ जाएगा, एनुअल सेविंग्स आफ्टर डेप्रिशिएशन, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें आप क्या करोगे, अब आगे तुम्हारा नेट प्रॉफिट, अब इसमें से आपको क्या घटाना है, टैक्स घटाना है। इनकम टैक्स खर्च होता है और टैक्स कैसे देते हैं अपन, कैश के रूप में देते हैं। टैक्स जो होता है कैश के रूप में देते हैं, कैश के रूप में क्या कर दो, दे दो, तो आपके पास पैसा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। क्या सचमुच इतना ही पैसा बचा है, नहीं सर, डेप्रिशिएशन का पैसा भी तो पड़ा है, तो उसको क्या कर दो, जोड़ दो, क्या निकल आएगा, एनुअल सेविंग्स बिफोर डेप्रिशिएशन बट आफ्टर टैक्स। और यही चाहिए रहता है हम लोगों को, यही हम लोगों को चाहिए। समझ में आया, नहीं आया समझ में, चलो समझाते हैं। देखो मान लो आपके बिजनेस को, मान लो आपने बिजनेस में एक मशीन लगाया, एग्जांपल देके समझाते हैं। आपने अपने बिजनेस में एक मशीन लगाया, मान लो आपने मशीन लगाया 50,000 रुपए का, ठीक। बोलो आपके पास रोकड़ा कितना आया, सर हमारे पास जो रोकड़ा आया ना वो 50,000 आया, सही बात है, 50,000 आपके पास आया। अब मैं बोलता हूँ कि उसमें से डेप्रिशिएशन 5,000 घटा दो, चलो 5,000 हमने डेप्रिशिएशन घटा दिया, 5,000 सर हमने क्या कहा, चलो 5 छोड़ो 10,000 घटा देते हैं। मैं बोला डेप्रिशिएशन का 10,000 है, आपके पास मशीनें हैं, उस मशीन का जो मशीन तुमने लगाया है उस मशीन से तुमने 50,000 रोकड़ा कमाया। देखो दिमाग में रखो कि आपके पास कैश कितना आया, पैसा कितना आया, सर हमारे पास पैसा 50,000 आया, ठीक है, ओके सर 50,000 आया। मैं बोल रहा हूँ देखो उस मशीन पे डेप्रिशिएशन लगता है, आप 10,000 घटा दो, ठीक है सर घटा दिए, खर्चा है घटा दिए। अब बोलो आपके पास कितना हुआ प्रॉफिट या सेविंग्स कितना हुआ, 40,000 हुआ सर। अब गवर्नमेंट बोलता है भाई इस मशीन से तुमने पैसा कमाया है 40,000, मुझे दे दो टैक्स, तो गवर्नमेंट को टैक्स दे दो। मान लो तुमने इसमें 20,000 रुपए टैक्स दे दिया 20,000 टैक्स, 50% आपने टैक्स दे दिया। बोलो अब आपके हाथ में कितना पड़ा है, आप बोलोगे सर मेरे हाथ में 20,000 पड़ा है। सच्ची सच्ची बताओ आपके हाथ में क्या 20,000 पड़ा है, कितना पड़ा है भाई, 50,000 था, 10,000 डेप्रिशिएशन का घटाया, 40,000 बचा, गवर्नमेंट को 20,000 टैक्स दिया। सच्ची से बताओ कि आपके अकाउंट हाथ में 20,000 बचा है, नहीं, आपके अकाउंट हाथ में 30,000 बचा है, क्योंकि जो डेप्रिशिएशन का है वो किसको दिए होगे, क्या मशीन के में डाले होगे क्या, नहीं, वो पैसा आप ही के हाथ में है। यानी कि 20,000 रहने के बाद 10,000 रुपए डेप्रिशिएशन का अभी भी आपके हाथ में पड़ा है।
अगर रियल में देखा जाए तो आपके हाथ में अगर कैश रोकड़ा की बात की जाए तो आपके हाथ में 30,000 पड़ा है, कैश इनफ्लो कितना हुआ है 30,000 पड़ा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का ही पैसा आप अपने पास रखे हुए हो, उसको खर्च नहीं करे हो। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस होता है उसको घटाया जाता है, बट वो पैसा आपके हाथ में है, तो आपके हाथ में कितना पड़ा है 10,000। तो फिर 10,000 को जोड़ देते तो अपना क्या निकल आता है, हमारे हाथ में कितना पैसा पड़ा है वो निकल आता है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो उम्मीद है कि आप लोग कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो जो है वो बहुत अच्छे से क्या हो गए होगे, जान गए होगे। बिल्कुल इसको अपनी अंतरात्मा में बसा लो। क्या फॉर्मूला है, एनुअल सेविंग्स माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स, फिर उसमें क्या कर दो डेप्रिसिएशन जोड़ दो, एनुअल सेविंग्स आ जाएगा। और जब ना दिया रहे तो उसको क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। बिफोर बोला मतलब घटा नहीं है, आफ्टर बोला मतलब घट गया है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। तो कैपिटल बस्टिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं जिसमें आपको ये पता चल सकता है कि जो मशीन आपने लगाया है या जो भी प्रोजेक्ट में पैसा आपने लगाया है उसमें आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, और कितना फायदा और कितना नुकसान हो रहा है जानने के लिए हमको मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कुछ मेथड्स होते हैं, तो अपन बात करेंगे आज मेथड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। सो बात करते हैं मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग के क्या क्या मेथड होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। मेथड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग, देखिए सबसे पहला मेथड होता है पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड फर्स्ट मेथड होता है, पे बैक पीरियड मेथड। इंपॉर्टेंट मेथड है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नंबर 2 होता है अनएडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, ये होता है। तीसरा जो होता है वो प्रेजेंट वैल्यू मेथड होता है। चौथा जो होता है वो आपका होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। एंड देन हमारा जो पांचवा होता है वो होता है टर्मिनल वैल्यू मेथड। और नंबर 6 मेथड जो होता है वो होता है इंटरनल रिटर्न रेट मेथड, ये होता है। तो कुल मिला के 6 मेथड्स है जो हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे अलग अलग मेथड, वैसे वैसे अपन डिस्कस करने लगेंगे। ठीक है, तो पहले मैं अभी पे बैक पीरियड मेथड को एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सप्लेन करूंगा नंबर 1 जो हमको पढ़ना है अभी, पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि हम देखते हैं पे बैक में कि कितने जल्दी जो पैसा हमने लगाया है वो कितने जल्दी हम लोगों को वापस मिल जाएगा, कितने जल्दी वो पैसा क्या हो जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा। इसको बोलते हैं पे बैक पीरियड मेथड। कितना समय लगेगा, कितना साल लगेगा, वो अपन लोग देखते हैं। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए एक मशीन पे लगाया 1 लाख, हमने पैसा लगा दिया, कितना 1 लाख हमने लगा दिया। अब मान लो 1 लाख का मशीन हमने लगा दिया है और साल की कमाई और इसका लाइफ 5 साल है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया इसका लाइफ कितना साल है, 5 साल है। और इसमें हम लोग को साल का जो कमाई होता है वो 40,000 रुपये होता है। कितना 40,000 होता है, ये चलो 50,000 होता है। कितना होता है, 50,000 साल का कमाई होता है। जो एनुअल सेविंग्स है टैक्स वैक्स काट के, जब भी मैं एनुअल सेविंग्स बोलूँ तो आप समझ जाना मैं बात कर रहा हूँ बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एनुअल सेविंग्स 50,000 है। ठीक, तो बताइए इसका पैसा कितने जल्दी वसूल हो जा रहा है, 2 साल में। 5 साल में से 200 साल में पैसे क्या हो जा रहे हैं, रिकवर हो जा रहे हैं। आपको 2 साल में पैसे रिकवर हो जा रहे हैं, बाकी 3 साल में आप पैसे क्या करोगे, उसमें से कमाओगे। बाकी 3 साल में पैसे क्या करोगे, कमाओगे। मतलब पे बैक पीरियड आपका 2 साल कहलाएगा। ओके, तो कैसे निकालते हैं सर पे बैक पीरियड? बहुत आसान है। पे बैक पीरियड इसका फॉर्मूला होता है, पे बैक पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला हो जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सेविंग्स। यानी कि एनआई का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेट इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना पैसा आपने लगाया, नेट इन्वेस्टमेंट जो मैंने बताया ना कैश आउटफ्लो, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए कैश आउटफ्लो बोल लो, कैश आउटफ्लो, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बोल लो। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जितने रुपए का आपने प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया है वो ले लो। और ऑपरेटिंग सेविंग्स का मतलब होता है एनुअल सेविंग्स। ओएस मीन्स एनुअल सेविंग्स। और कौन सा वाला एनुअल सेविंग्स, बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स, जो मैंने भी सिखाया आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा काम। ठीक है, ये अपना काम हो गया। ठीक, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक आध क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपकी बुक का। देखिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें छोटा सा क्वेश्चन है, 1-2 नंबर में आ सकता है एग्जाम में।
लिखता है, अब क्वेश्चन बता रहा हूँ, सब अपने अपने बुक में देख लेना। इसमें ज़्यादातर मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल कराऊंगा, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्पल से आते हैं, क्वेश्चन से बहुत कम आता है। तो जो भी आपके पास बुक है उसमें आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन मैं सारे बताऊंगा, ठीक है। देखिए हर वैरायटी वाले क्वेश्चन बताऊंगा, बनेंगे सब। कहता है फाइंड आउट एनुअल कैश इनफ्लो एंड पे बैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको फाइंड आउट करने बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा हूँ, फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, फाइंड आउट करने के लिए हमको कहता है इस क्वेश्चन में एनुअल कैश इनफ्लो। पहले आप ये बताइए कि एनुअल कैश इनफ्लो क्या होगा, बताने बोलता है, ओके। और दूसरा हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोलता है पे बैक पीरियड, ये निकालने के लिए हमको कहता है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लांट। जो कॉस्ट ऑफ प्लांट है वो आप लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में 15 लाख रुपए लिखा है, 15 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ प्लांट है। उसके बाद लाइफ जो इसका दिया हुआ है, लाइफ 10 ईयर्स दिया हुआ है। और इसके बाद हम लोगों को लिखा हुआ है इसमें इसका जो सॉल्वेज वैल्यू ऑफ प्लांट है, सॉल्वेज वैल्यू मीन्स स्क्रैप वैल्यू। सॉल्वेज मीन्स क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू, मतलब जो कबाड़ मूल्य है वो कितना दिया है, 1 लाख रुपए दिया है। 1 लाख रुपए दिया मतलब उसके कबाड़ को जब मार्केट में बेचोगे 10 साल बाद तो आपको 1 लाख रिकवर हो जाएगा। आगे लिखता है 2 लाख रुपए दिया है, एनुअल सेविंग्स अपन को दिया है, एनुअल अर्निंग बोल रहा है, जो साल की कमाई बोल रहा है, एनुअल अर्निंग बोल रहा है। कुल मिला के कितना कहता है, 2 लाख रुपए कहता है। और इसके बारे में क्या लिखता है, एनुअल अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स बोलता है, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, मतलब ऐसा अर्निंग है जिसमें ना तो डेप्रिसिएशन घटाया गया है ना तो टैक्स घटाया गया है। एंड जो टैक्स रेट है वो कितना परसेंट है, 40% है, ये कहता है हम लोग को क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो हमको जो बोला है वो हम क्या कर देते हैं, फटाफट बना देते हैं, ठीक है। चलिए बनाना चालू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हमको क्या निकालने बोला है, पे बैक पीरियड डायरेक्ट निकालते हैं अपन, ठीक है। तो सीधा लिखना, पहले देखो एग्जाम में जब भी बनाओगे तो गिवन लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन सबके बुक में अलग अलग होगा, सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारे वेराइटीज वाले, ध्यान दीजिएगा, अपनी स्टार्टिंग से आप बनाना चालू कर देना। देखिए सबसे पहले गिवन जो क्वेश्चन में दिया उसको क्या कर दो, लिख दो सारी बातें। उसके बाद लिखना फाइंड आउट, जो आपको फाइंड आउट करना है उसको क्या कर देना, यहाँ पे लिख देना, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब बनाना चालू करो, सॉल्यूशन लिखो। तो जब से पहले अपन को क्या निकालने बोलता है, पे बैक पीरियड। तो सीधा पे बैक पीरियड का फॉर्मूला लिखो बाय पे बैक पीरियड मेथड, बाय पे बैक पीरियड मेथड। तो बाय पे बैक पीरियड मेथड से अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा, पे बैक पीरियड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल सेविंग्स होता है, ठीक है। एक्सप्लेन कर सकते हो, एनआई का मतलब क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो होता है। और एएस का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सेविंग्स या फिर एनुअल सेविंग्स। और एनुअल सेविंग्स कैसा वाला, आफ्टर डेप्रिसिएशन, सॉरी बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स, ठीक है, यही होता है। हाँ सर जी, बिल्कुल यही होता है। चलिए अब अपन लोग काम करना चालू करते हैं। सबसे पहला अपने को जो चाहिए वो देख लेते हैं। पहला हमको चाहिए नेट इन्वेस्टमेंट। तो चलो बताओ नेट इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, या क्या प्रोजेक्ट ही लिखा है ना, प्लांट लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्लांट कितना दिया, 15 लाख। अब आप चेक करिए, मैंने आपको सिखाया था कि क्या आपके इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया है, या इस क्वेश्चन में कहीं भी इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया कि प्लांट को इंस्टॉल करने का इतना चार्जेस है, नहीं। तो कुल मिला के कितना है, 15 लाख है, ठीक है। दूसरा हमको चाहिए एनुअल सेविंग्स। तो चलो एनुअल सेविंग्स निकालते हैं, ठीक है। एनुअल सेविंग्स निकाल लेते हैं, चलो मैं यहाँ अलग से निकालते हैं। एनुअल सेविंग्स निकालना है, ठीक है, ओके सर। तो चलो पहला लिखा है एनुअल अर्निंग। तो साल में आप कमाते कितना हो ये दिया है, देखो। तो आपके साल भर की जो कमाई दी कितनी दी है, 2 लाख दी है। और कैसी कमाई दी है, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यही बोल रहा है, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो चलो पहले क्या घटाया जाता है, डेप्रिसिएशन, स्टेप बाय स्टेप। पहले डेप्रिसिएशन कितना दिया, डेप्रिसिएशन, अरे सर डेप्रिसिएशन तो दिया नहीं है, तो भैया निकाल लो डेप्रिसिएशन। तो अलग से वर्किंग नोट में, कहाँ पर, अलग से वर्किंग नोट में करना, डेप्रिसिएशन निकालना। कैसे निकालोगे, याद है, कॉस्ट ऑफ प्लांट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स, यही तो फॉर्मूला होता था, शुरू से तो पढ़ते आए हो। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, एसेट्स का वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। तो बताओ कॉस्ट ऑफ प्लांट कितना, 15 लाख है। सॉल्वेज वैल्यू कितना है, 1 लाख, डिवाइड बाय लाइफ कितना है, 10 साल। सॉल्व करिए, 1,40,000 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,40,000 क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 1,40,000 रुपया। घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 60,000। दिस इज योर
ये एनुअल सेविंग्स तो आया, बट कैसा एनुअल सेविंग्स आया? आफ्टर डेप्रिशिएशन आया, ठीक है, बट बिफोर टैक्स ये आया। अब इसमें से हम टैक्स घटाएंगे, चलो टैक्स घटा लो एट द रेट 40%। तो जितना बैलेंसिंग आया ना 60,000, इसी का 40% निकाल दो। चलो 60,000 का 40% निकालो, कितना आ जाएगा? 24,000 रुपये आ जाएगा। घटा लीजिए 24,000 को 60 में से, 36,000 आ जाएगा। 36,000 आ गया। ये क्या आया तुम्हारा? एनुअल सेविंग्स आफ्टर डेप्रिशिएशन एंड आफ्टर टैक्स, या सीधा बोल दो आफ्टर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स, ये लिख सकते सीधा। अब इसमें अपन अंत में क्या करते हैं? डेप्रिशिएशन ऐड कर देते हैं। कितना था डेप्रिशिएशन? 60,000 था क्या? 1,40,000। 1,40,000 को आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए डेप्रिशिएशन का, ठीक है। तो इस प्रकार आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ है, जो एनुअल सेविंग्स है बिफोर डेप्रिशिएशन बट आफ्टर टैक्स, कितना है? जोड़ दीजिएगा इसको, तो आ जाएगा 1,76,000 रुपीज़। ये आ जाएगा हमारा 1,76,000। तो आ गया, देखो नेट इन्वेस्टमेंट भी आ गया और एनुअल सेविंग्स भी आ गया। सीधा लिखो पे बैक पीरियड। सो पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे? पे बैक पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सेविंग्स। तो बोलो नेट इन्वेस्टमेंट 15 लाख था, पैसा लगाया कितना था आप लोगों ने? 15 लाख। और एनुअल सेविंग्स, साल में सेविंग्स कितना कर ले रहे हो? 1,76,000। बचा कितना ले रहे हो हर साल? 1,76,000। चलो डिवाइड कर दो इसको, कितना आता देखें। डिवाइड करने से 15 लाख में अगर आप डिवाइड करते हैं 1,76,000, तो ये आ जाएगा 8.523। 5227 आ रहा है, उसको 3 ले सकते हैं। 8.52 ये आएगा, 8.523 आएगा, ईयर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ईयर्स। मतलब ये पैसे आपको 8 साल 8.5 साल में तकरीबन रिकवर हो जाएंगे। अगर आप इसको महीने बदलना चाहते हैं, तो एक तरीका बता रहा हूँ क्या करना। ये 8 को ईयर मान लो, क्या लिख सकते हो? 8 को ईयर मान लो, ठीक। अब ये 0.5 लिखा है ना, 0.5। अब इस 0.5 में आप साल में कितने महीने होते हैं, इसको महीने में कन्वर्ट करना। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 0.523 पर 12 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे? 0.523 को 12 का मल्टीप्लाई करो, महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो करके देखो, इंटू 12 करके देखो। 0.523 पे 12 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो देखिए 6.27 आता है। कितना आता है? 6.27 मंथ आ जाएगा, यानी तकरीबन 6 महीने के आसपास, 6 महीना और कुछ दिन, समथिंग। समझ में आया? 8 साल 6 महीने, 8.5 साल लगेगा इसको पैसा रिकवर करने में। 10 साल का लाइफ है, 8.5 साल तो पैसा रिकवर करने में लग जाएगा। क्या मतलब लेके रिजेक्ट कर सकते हैं। खैर वैसा कुछ तो अपन को बोला नहीं कि रिजेक्ट करना है कि रखना है, बट आप अपना खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि इसका पैसा अपन को कितने दिन में रिकवर हो रहा है, ठीक है। ओके सर, ठीक है। आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देखें, वैसे बनने लायक तो सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन होंगे, उसको आप कर लीजिएगा। कल हम लोग बड़े क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना काफ़ी है, कल हम लोग बड़े क्वेश्चन के साथ मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।